और दिनकर ने कभी लिखा था कि अंधा चका चौध का मारा, जाने क्या इतिहास बेचारा। साहित्य मूक इतिहास का मुखर सहोदर माना जाता है। इसीलिए इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में सबसे पहला स्थान साहित्य का आता है। साहित्य की दृष्टि संश्लेषणात्मक होती है। वह एक कालखंड को दूसरे कालखंड से मिलाता है, जबकि इतिहास की दृष्टि विश्लेषणात्मक होती है। वह एक कालखंड को दूसरे कालखंड से अलग करता है। साहित्य का भी इतिहास होता है और साहित्य के इतिहास के बारे में आचार्यों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। यह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवन और जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस ओर इशारा भर करते हैं। तो साहित्य का इतिहास साहित्य की परंपरा को, साहित्य की प्रवृत्तियों को रेखांकित करता है। यह बताता है कि कोई विशेष प्रवृत्ति किसी कालखंड में कैसे विकसित होती है। साहित्य के इतिहास लेखन की अनेक प्रणालियों का उल्लेख किया गया है और साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत मानी जाती है पाश्चात्य साहित्य में 18वीं शताब्दी में। थॉमसन वार्टन का ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। 1774 से 1781 ईस्वी में अंग्रेजी कविता का जो विकास क्रम है उसको इन्होंने रेखांकित किया। यह माना जाता है कि साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभिक चरण है कविवृत्त संग्रह, और अगर इसे ही मान लिया जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा भक्तमाल से शुरू होती है। 17वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। नाभा दास ने इसकी रचना की। 316 छप्पयों में इसमें 200 भक्तों का संक्षिप्त वृतांत है। उसके बाद 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ ने इसे लिखा है। इसके बाद कविमाला, जिसके रचयिता तुलसी हैं, जो 1665 ईस्वी में जिसका रचना काल माना जाता है। उसके बाद कालिदास हजारा, इसके रचयिता कालिदास त्रिवेदी हैं। राग कल्पद्रुम, ये सब कवि वृत्त संग्रह। ये महत्वपूर्ण चरण इसमें शुरू होता है जब गारसा द तासी फ्रेंच में इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुई एन हिंदुस्तानी की रचना करते हैं। 1839 ईस्वी में इसकी पहली जिल्द प्रकाशित होती है और 1847 में इसका दूसरा खंड प्रकाशित होता है। इसका दूसरा संस्करण 1870 और 1871 में 3 जिल्दों में प्रकाशित होता है। तो इस तरह यह हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। वैसे यह भी कविवृत्त संग्रह ही है। इसमें काल का सातत्य नहीं है। उसके बाद भाषा काव्य संग्रह, जिसे महेश दत्त शुक्ल ने तैयार किया था। 120 पृष्ठों में इसमें 51 कवियों का परिचय दिया गया है
और उसके बाद कवियों पर संक्षिप्त टिप्पणियां हैं। फिर कवित्व रत्नाकर माता दीन मिश्र ने इसको तैयार किया था और 1876 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित हुआ। इसके बाद शिव सिंह सरोज का नाम आता है। यह भी कवि वृत्त संग्रह है, लेकिन इसमें काफी कवियों को संग्रहित किया गया है। इसके संग्रह खंड में 839 कवियों की रचनाएं हैं और परिचय खंड में 1003 कवियों का परिचय है। यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि परवर्ती इतिहासकारों ने इससे पर्याप्त सामग्री ली है। फिर ग्रियर्सन आते हैं। इनका दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह पहले 1888 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित होता है और 1889 ईस्वी में यह पुस्तकाकार पाठकों के बीच आता है। 1957 में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया है। तो इस तरह पृष्ठभूमि में ये सारे ग्रंथ आते हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें 11 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। लेकिन जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, उसका कोई निश्चित आधार नहीं है। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ आता है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने 1913 में विनोद के 3 खंड प्रकाशित किए। 1934 में इसका 4था खंड प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों का विवरण है। इस इतिहास को लिखने के लिए उन्होंने काफी तैयारी की थी। दिसंबर 1901 ईस्वी में सरस्वती में उन्होंने एक टिप्पणी प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अपनी योजना को रेखांकित किया था। उन्होंने हिंदी नवरत्न की भी रचना की। तो इस तरह मिश्र बंधु विनोद भी कवि वृत्त संग्रही है, लेकिन इसमें संकलित कवियों की संख्या कुछ अधिक है और यह संख्या बाद के इतिहास लेखकों को प्रोत्साहित करती है कि वे कुछ और नया खोजें, कुछ और नया करें। उसके बाद 2 छोटे ग्रंथ आते हैं। ये ग्रंथ है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 में एडविन ग्रिब्ज की यह पुस्तक है। 112 पृष्ठों की पुस्तक है। और उसके बाद 1920 में ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर APK की पुस्तक प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में 12 अध्याय। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले ये सारे ग्रंथ पीठिका तैयार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1921-22 में MA के विद्यार्थियों के लिए इतिहास संबंधी कुछ नोट्स तैयार किए, इसका विस्तार किया और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहली बार यह छपा। फिर 1929 में ही जुलाई ईस्वी में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में यह प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को उसका वास्तविक रूप दिया। उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का एक निश्चित आधार दिया। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा,
12 उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर उन ग्रंथों में वीर गाथात्मक ग्रंथ अधिक थे। उन्होंने नाम जो रखा वह भावधारा और शैली दोनों का बोध कराता है। यह दूसरी बात है कि बाद में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य इत्यादि के उपलब्ध हो जाने से यह नाम खारिज कर दिया गया। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को एक सार्थक दिशा देता है। उनके बाद का कोई भी इतिहासकार उनके इतिहास से गुजरे बिना अपना कोई भी मत स्थापित नहीं कर पाता है। इसी समय एक छोटा सा ग्रंथ आया हिंदी साहित्य नाम से। 1930 में श्याम सुंदर दास ने यह ग्रंथ लिखा। इसका ढांचा भी शुक्ल जी की ही तरह है। तो यह शुक्ल जी की नकल मात्र है, इसमें कोई ऐसी मौलिकता नहीं है। सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केशव को शुक्ल जी ने हृदयहीन कवि कहा था, लेकिन श्याम सुंदर दास ने केशव के महत्व को भी रेखांकित किया। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1931 में प्रकाशित हुआ। सूर्यकांत शास्त्री इसके लेखक थे, जो डीएवी कॉलेज लाहौर में प्राध्यापक थे। 1931 में ही रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ और 1934 में हिंदी के जाने माने कवि, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पटना विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रामदीन सिंह रीडरशिप के अंतर्गत जो व्याख्यान दिए हिंदी भाषा और साहित्य पर, इसका प्रकाशन हुआ। 731 पृष्ठों में यह पुस्तक छपी है और इसमें हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के विकास को रेखांकित किया गया है। उसके बाद राम कुमार वर्मा का ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मूलतः यह शोध प्रबंध है। इस शोध प्रबंध पर राम कुमार वर्मा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। इन्होंने संधि काल और चारण काल, आदि काल को 2 खंडों में बांटते हुए संधि काल और चारण काल कहा और आदि काल की शुरुआत इन्होंने 8वीं शताब्दी से ही मानी। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। 1940 में इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन होता है। 1952 में हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास ग्रंथ छपता है। वस्तुतः यह ग्रंथ विश्व भारती के छात्रों के बीच व्याख्यान के लिए जो नोट्स तैयार किए गए थे, उन्हीं का परिशोधित और परिवर्धित रूप है। 1952 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वावधान में उनके 5 व्याख्यान हुए हिंदी साहित्य का आदिकाल को लेकर और 1952 में ही यह पुस्तक प्रकाशित हुई। आचार्य द्विवेदी दूसरी परंपरा की खोज करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने नाथ सिद्धों की वाणियों का संकलन किया है, नाथ संप्रदाय पर लिखा है, उन्होंने सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण किया है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, जहां आदिकाल को समझने की दृष्टि देता है, वहीं हिंदी साहित्य की भूमिका में वे कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय साहित्य को अविच्छिन्न करके देखा जाए, तब हिंदी साहित्य के विकास को, विकास की दिशाओं को समुचित ढंग से रेखांकित किया जा सकेगा। तो
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को एक व्यापक आधार दिया। उसके बाद आचार्य चतुरसेन शास्त्री आते हैं, कथाकार भी हैं, वैद्य भी। 1946 में इनका हिंदी भाषा और साहित्य प्रकाशित होता है। 1956 में राम अवध द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा प्रकाशित होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन क्रमबद्ध ढंग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर, कालांतर में अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी किया है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में छपा। फिर आधुनिक साहित्य की भूमिका प्रकाशित हुई। फिर डिलीट के लिए उनका शोध प्रबंध द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास छपा। इस बीच रामरतन भटनागर ने हिंदी साहित्य लिखा। जय किशन प्रसाद ने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां का लेखन किया। हंसराज अग्रवाल ने हिंदी साहित्य की परंपरा लिखी। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। 1959 में उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का सामयिक साहित्य। तो इस ग्रंथों के बाद 1965 में गणपति चंद्र गुप्त का एक इतिहास आया और यह नए ढंग से विचार करने वाला इतिहास था। यह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें इन्होंने एक नई पद्धति से साहित्य की परंपरा को देखा। इन्होंने माना कि साहित्य में यह सच है कि किसी एक कालखंड में एक प्रवृत्ति मुख्य हो जाती है, लेकिन उसका अवशेष आगे भी बचा रहता है। तो एक नई बात इन्होंने की। उसके बाद और कई ग्रंथ लिखे गए, जिस ग्रंथ में हिंदी साहित्य की परंपरा को अपने ढंग से परखने की कोशिश थी। 1963 में हिंदी साहित्य का नया इतिहास छप चुका था। गणपति चंद्र गुप्त के पहले डॉक्टर रामखेलावन पांडे, जो रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, यह छात्रोपयोगी पुस्तक है। 1953 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत हिंदी साहित्य की पूरी परंपरा को, हिंदी साहित्य की विधाओं के विकास को 16 खंडों में प्रकाशित करने का संकल्प लिया और ये 16 खंड प्रकाशित हुए। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग ने 1962 में हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ निकाला। 3 खंडों में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ और 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ आया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है। 1996 में इसे व्यास सम्मान मिला और 10 वर्षों में इसके 6 संस्करण हो चुके थे। उसके बाद अन्य जो विद्वान आए, उसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके पहले वे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिख चुके थे। रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति का साहित्य लिखा। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां लिखकर इतिहास लेखन को एक दिशा दी। तो आज भी इतिहास लेखन की यह परंपरा चल रही है। साहित्य का इतिहास हमें यह दृष्टि देता है कि कैसे हर कालखंड में साहित्य एक विशेष रूप लेता है, भावधारा की भी दृष्टि से और शिल्प की भी दृष्टि से।
भक्ति काल में जहां अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए, वहीं रीतिकाल मुक्तकों का काल था। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आज भी चल रही है। आज भी अनेक इतिहासकार, विजयपाल सिंह ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वैसे अनूप जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, उनका भी इतिहास है। तो अनेक विद्वान आज भी साहित्य इतिहास लिख रहे हैं और साहित्य में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो प्रवृत्तियां बदल रही हैं, उन्हें रेखांकित कर रहे हैं। तो हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आज समृद्ध भी हो चुकी है और उसे उसकी सार्थक दिशा भी मिल गई है। धन्यवाद।